अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स पे, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, एक कानून है जो बनाया गया। अब 1861 से पहले हम जाएंगे तो आपने देखा होगा कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह से हुआ और मुसलमानों की जो हालत और हालात थे वो दोनों को बुरा बना दिया गया। दे वर विक्टिमाइज्ड एवरीवेयर। अब आपने देखना है कि 1861 के पहले बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर फीचर्स पढ़ेंगे, फ्लास, क्रिटिसिज्म वगैरह और कंक्लूजन पे आएंगे। आपने ये याद रखना है कि 1861 से पहले भी 1858 यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ठीक एक साल बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो इम्पोज हुआ था वो भी एक्ट बनाया गया था। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? इट इज़ नोन एज ब्लैक एक्ट। इसको जो है काला कानून भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बैकग्राउंड में आएंगे, पोस्ट वॉर सिनारियो। अब आते हैं 1857 के जो है बाद क्या हुआ। ब्रिटिश रियलाइज दे कैन नॉट मेंटेन और रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस, सो दे डिसाइडेड टू ग्रांट सम पार्ट ऑफ द काउंसिल विथ नो डिसीजन मेकिंग पावर टू द इंडियंस। अब लोकल्स को कुछ ताकत दी गई पार्टिसिपेशन की, लेकिन सिर्फ पार्टिसिपेशन तक ही रही, कोई और ताकत नहीं थी। नेसेसिटी ऑफ टाइम, बार्ले फ्रेयर ने कहा था कि ये वक्त की ज़रूरत है और इसे माना भी गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। अगर इसको लोकल सपोर्ट ना मिले तो इनको लोकल सपोर्ट के लिए ये काम करना ही पड़ा। फिर आते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है किताब लिखा, दी कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद, यानी बगावत हिंद के जो है सबब क्या थे। ये आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है। Britishers realized and decided make some locals part of their council with no decision making power। मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप जो है ना प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें। अगर आपको लिखने में या फिर मैं थोड़ा तेज़ी से आपको समझा रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें ताकि आपके लिए इजी रहे। फीचर्स पे आते हैं भाई। ये फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था। इंक्लूजन ऑफ एडिशनल मेंबर्स, 6 से 12 तक जो है एडिशनल मेंबर्स इंडियंस को लेना था। 6 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं। आपने ये याद रखना है क्योंकि ये एडिशनल मेंबर्स हैं, परमानेंट नहीं है। इनका मेरे ख्याल से कोई 2 ईयर्स तक का टाइम होता था। पीरियड ऑफ नॉमिनेशन के 2 साल, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनको रखते कौन थे, नॉमिनेट कौन करते थे? वो वाइस राय हुआ करते थे, जिसे गवर्नर जनरल भी आप कहते हैं। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये। मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो है ना परमानेंट मेंबर्स थे। वो थे 4 पहले, लेकिन 1861 के रूल के बाद, कानून या एक्ट पास होने के बाद, एक को जो है बढ़ा दिया गया, 1 इंक्रीज्ड विद पोर्टफोलियोज। अब उनको पोर्टफोलियोज भी दी गई। पोर्टफोलियोज मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, वजारतें। थोड़ा सा अब पावर्स जो हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेंबर्स की जो पावर्स थी वो क्या हुआ करती थी। दे वर अलाउड टू अटेंड मीटिंग्स। लेजिस्लेटिव एजेंडा में जो भी आएगा उसमें ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते थे, लेकिन कोई सलाह मशवरा कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ बैठ सकते थे। नो अदर पावर, कोई और मुद्दे पे ये बात नहीं कर सकते थे, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते थे, ना कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते थे। अब ये हो गए ना पावरलेस मेंबर्स। इसीलिए इसको जो है ब्लैक एक्ट का भी नाम दिया गया, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो दी गई लेकिन विदाउट एनी पावर। पावर ऑफ गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल की ताकत क्या थी आप देख सकते हैं। ये थे काउंसिल के प्रेसिडेंट, अथोराइज्ड टू क्रिएट सिमिलर, और काउंसिल्स वगैरह होती हैं जो, वो भी ये सिमिलर काउंसिल्स बना सकते थे, उनके पास ये अख्तियारात थे। असेंट ऑन बिल्स, जो भी बिल्स पास होते थे उनसे पूछकर पास होते थे। ऑर्डिनेंसेस भी पास करते थे और वीटो पावर भी हुआ करते थे। अगर कोई भी ऐसा बिल पास हो रहा है या फिर कोई रेजोल्यूशन मूव ऑन हो रहा है, तो अगर वो उनके लिए ऑब्जेक्शनेबल था, उनके इंटरेस्ट, उनको लग रहा हो कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, वो उसको वीटो करके डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते थे। अब फ्लॉज एंड क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे कि इस कानून में जो है फ्लॉज क्या थे,
क्या कमियां थी, क्या ऐब थे, और इस पर किस हवाले से जो है ना क्रिटिसाइज़ किया गया। सबसे पहले आते हैं हैंड पिकिंग ऑफ मेंबर्स। वाइस रॉय जो थे वो खुद जो है मेंबर्स लिया करते थे, खुद ही नॉमिनेट किया करते थे। कौन से प्रिंसेस थे? वो कोई नॉर्मल लोकल्स नहीं थे। प्रिंसेस जो वहाँ के राजा महाराजा जागीरदार हो गए या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स हो गए, उन्हीं को सिलेक्ट किया करते थे। इट वाज नॉट एन इलेक्टेड प्रोसेस, इट वाज सिलेक्शन प्रोसेस। इट वाज सिमिलर टू द कोर्ट ऑफ वाइस रॉय। अब ये वाइस रॉय के दरबार की तरह ही हो गया, कोई चेंज तो नहीं आया। इट्स ट्रू। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन मेंबर्स इन डिबेट्स। अब जो भी मेंबर सेलेक्ट किए जाते थे उनमें जो है ना कोई दिलचस्पी ही नहीं थी कि वो बहस और मुबाहिसा वगैरह करें। इंटरेस्ट इन बिल्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अब उन्हीं बिल्स में जो है ना ये इंटरेस्ट शो करते थे जिनमें उनका अपना भी इंटरेस्ट हो। कोई डिस्कशन नहीं हुआ करती थी, अपोजिशन नहीं करते थे, किसी भी बिल की मुखालफत नहीं करते थे, कभी आते थे कभी नहीं आती थे, पुअर अटेंडेंस थी। नो डिस्कशन अलाउड ऑन फाइनेंस। भाई देखें, फाइनेंस पे तो इनको कोई डिस्कशन अलाउड ही नहीं थी ना। फिर भी The Constitution of 1861 Act, I think it could be called as a milestone in constitutional history. कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ये आखिरी है कि ताकि ये एक ब्लैक एक्ट कहा जा रहा है इसको, लेकिन ये कानूनी तारीख में एक माइलस्टोन तो था ही, अपनी जगह पे बना तो था। बैठ तो सकते थे इंडियन जो लोकल्स थे, बाकी कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये मैंने नोट एक चीज़ आपने कर लेनी है कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज मेड अ मेंबर इनटू दिस। अब इसमें सर सैयद अहमद ख़ान को भी आगे जाके मेंबर बनाया गया लेटर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ 1861, इसी 1861 के एक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है। होप आपने जो है समझ लिया होगा इसको। आप जो है ना प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, नोट्स अपने बना लिया करें, और जो जिस सीक्वेंस से मैं जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से इसको कंटिन्यू करें टिल द अदर वीडियो आई अपलोड। थैंक्स टू यू ऑल। वीडियो को फुल देखा करें। गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।